हमारे देश में राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जो संवैधानिक दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको संवैधानिक दृष्टिकोण से, राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही इन राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करनी चाहिए और वही चीज आपको यूपीएससी की तैयारी में पारंगत भी करती है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से आपके साथ बात करते हैं ताकि इनके बारे में आपकी एक बेहतर समझ का विकास किया जा सके और इस समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सकें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि वे कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो लगातार पिछले सप्ताह किसी न किसी वजह से चर्चा में रही है। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से संबंधित है जो संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है। यानी संपत्ति के स्वामित्व को किस प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है, क्या केवल रजिस्ट्री के माध्यम से ही स्वामित्व को व्याख्यायित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। दूसरा हमारा जो खबर है, दूसरी खबर हमारी केरल और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से जुड़ी हुई है। किस प्रकार से केरल ने कुछ जानवरों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 से बाहर निकालने की डिमांड की है। साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रजाति को वर्मिन घोषित करने की भी मांग की है केंद्र सरकार से केरल ने। इसके कारण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और केरल का मुद्दा चर्चा में आ जाता है, तो इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। और तीसरी खबर हमारी एक सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी हुई है जो कहती है कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता अगर वो बिना सहमति के होता है। तो इन तीनों खबरों पर विस्तार से बात होगी और सबसे पहले बात होगी सुप्रीम कोर्ट के संपत्ति स्वामित्व पर महत्वपूर्ण निर्णय से। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के स्वामित्व पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। निर्णय कब दिया है? 10 जून 2025 को यह निर्णय दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा है कि सिर्फ संपत्ति का पंजीकरण, उसका केवल रजिस्ट्रेशन ही स्वामित्व सिद्ध करने के लिए, ओनरशिप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इस निर्णय का एक व्यापक प्रभाव होगा। इसके अगर हम प्रभावों की बात करें तो संपत्ति मालिकों पर इसका प्रभाव होगा, रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका प्रभाव होगा और अलग अलग तरह के जो संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहे हैं उनकी कानूनी प्रक्रियाओं पर भी उसके प्रभाव की एक पूरी आशंका है। तो इस तरह के इसके प्रभाव होंगे, विस्तार से हम इसे आगे जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर से एक आम धारणा ये रही है कि किसी भी संपत्ति का अगर आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो वो अपने आप में स्वामित्व का प्रमाण है, वो अपने आप में ओनरशिप का प्रमाण है। लेकिन अदालत ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि केवल रजिस्ट्रेशन ही स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इस निर्णय के प्रमुख तत्व क्या है? इस निर्णय के प्रमुख तत्व यह है कि केवल पंजीकरण से पूर्ण स्वामित्व सिद्ध नहीं होता है। संपत्ति पर कानूनी स्वामित्व साबित करने के लिए आपके पास विस्तृत दस्तावेज होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और वैधता की आवश्यकता भी होती है। किसी चीज पर, किसी संपत्ति पर कानूनी स्वामित्व को स्थापित करने के लिए उसका वैध होना भी जरूरी है और वैध किससे होगा? जब आपके पास विस्तृत दस्तावेज होंगे। संपत्ति विवादों के समाधान में न्यायिक निर्णय, जो न्यायिक अधिनिर्णयन है वो ही केंद्र में रहेंगे। न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका ही केंद्रीय बनी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार का संपत्ति संबंधी संपत्ति के स्वामित्व संबंधी विवाद खड़ा होता है तो उसका फैसला न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ही होगा। स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? स्वामित्व का अर्थ है किसी संपत्ति का उपयोग करने, उस संपत्ति का प्रबंधन करने, उसे मैनेज करने और उसे हस्तांतरित करने, उसे ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी संपत्ति का उपयोग करने, प्रबंधन करने और उसके हस्तांतरण का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, तभी उस संपत्ति पर उसके स्वामित्व को, उसके ओनरशिप को माना जा सकता है। ये निर्णय के कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख तत्व है। अगर हम इसके संभावित प्रभावों की बात करें तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। संपत्ति खरीदने, संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने या किसी अन्य तरीके से अर्जित करने वालों को अब सिर्फ रजिस्ट्री पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। संपत्ति मालिकों को यह सलाह दी जाती है इस निर्णय के माध्यम से कि वे सभी संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, विस्तृत दस्तावेज हैं संपत्ति के ओनरशिप से संबंधित, उसकी कानूनी पुष्टि कराएं और इसके बारे में विशेषज्ञों से भी एक सलाह ले लें। रियल एस्टेट क्षेत्र, वकील और डेवलपर्स को एक अधिक स्पष्ट और कठोर कानूनी ढांचे के तहत
इस निर्णय के बाद कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा संपत्ति के मूल्यांकन और लेन-देन की विश्वसनीयता पर भी इसका एक महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। क्योंकि जब ये निर्णय ये कहता है कि केवल रजिस्ट्री ही ओनरशिप का आधार नहीं होता, केवल वही आधार नहीं होगा, लोन डॉक्यूमेंटेशन वैधता की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप हासिल करने के बीच एक लंबा गैप हो जाए और उससे किसी संपत्ति पर अपनी ओनरशिप को सिद्ध करने के लिए कानूनी एक विवाद भी खड़ा हो और आपको कानूनी प्रक्रिया का एक मदद लेनी पड़े। इससे किसी संपत्ति की ओनरशिप हासिल करने में डिले भी हो सकता है, एक लंबा समय लग सकता है और लेन-देन की प्रक्रिया को ये चीज़ अधिक अविश्वसनीय बना सकती है और इसलिए लेन-देन की विश्वसनीयता पर इसका असर पड़ सकता है इस फैसले का। आगे की राह क्या होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे में? ये जो फैसला है भारत में वर्तमान संपत्ति कानूनों की समीक्षा को प्रेरित करता है और लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम एक अधिक पारदर्शी, अधिक ट्रांसपेरेंट और सशक्त कानूनी व्यवस्था तैयार करें, जो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और किसी संपत्ति के कानूनी स्वामित्व के बीच अंतर को बिल्कुल स्पष्ट कर दे, उसकी परिभाषा को स्पष्ट कर दे कि ताकि विवादों की जो गुंजाइश है, वो कम से कम हो जाए। नागरिकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और कानूनी परामर्श लेने की आवश्यकता है। कानूनी परामर्श के माध्यम से ही किसी संपत्ति की ओनरशिप के विषय में आगे बढ़ने की उनको आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवादों से बचा जा सके। यही इस मामले में होना चाहिए। अब अगले एक मुद्दे को देखते हैं जो कि हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और केरल से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा चर्चा में इसलिए है क्योंकि केरल सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुछ प्रावधानों में छूट की मांग की है केंद्र सरकार से। जैसे उसने कहा है केरल ने कि जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर्स को हानिकारक जीव यानी वर्मिन घोषित करना कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसके खेत संपत्ति को, उसकी फसलों को और यहाँ तक कि कई बार मानव वन्यजीव संघर्ष भी इसके अंतर्गत देखने को मिला है। फसलों को नुकसान देखने को मिला है वाइल्ड बोर्स के माध्यम से जंगली सुअर को और इसलिए अगर इसको वर्मिन घोषित कर दिया जाएगा, एक हानिकारक जीव घोषित कर दिया जाएगा, तो इसे क्षेत्र में नियंत्रण इस पर स्थापित करना केरल सरकार के लिए आवश्यक हो जाएगा, केरल सरकार के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए एक डिमांड तो उसने की है कि जंगली सुअर को हानिकारक जीव यानी वर्मिन घोषित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही केरल ने यह भी कहा है कि बोनेट मैकॉक को अनुसूची 1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 से अनुसूची 2 में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र विशेष में लक्षित नियंत्रण संभव हो सके बोनेट मैकॉक को नियंत्रित करने के अंतर्गत और जो भी हानिकारक प्रभाव है उनको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा सके और पारिस्थितिकी संतुलन को भी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यहाँ पर अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अंतर को जानना महत्वपूर्ण है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में क्या अंतर है? जब हम अनुसूची 1 की बात करते हैं तो इसमें शामिल जो भी पशु हैं, उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है अगर वो अनुसूची 1 में है, जबकि अनुसूची 2 में थोड़ी कम सुरक्षा होती है। अनुसूची 1 में किसी भी प्रकार का शिकार या छेड़छाड़ वन्य जीवों के साथ पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है और अगर कोई पशु या वन्य जीव अनुसूची 2 में है, तो वहां पर उसके साथ सीमित या विशेष परिस्थितियों में उस पर नियंत्रण स्थापित करना संभव होता है। अगर कोई पशु या वन्य जीव अनुसूची 1 में है, तो अगर उस वन्य जीव को किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव पहुंचाया जाता है, कोई हानि पहुंचाई जाती है, तो उसके उल्लंघन पर यानी अनुसूची 1 में किए गए प्रावधानों के उल्लंघन पर कड़ी सजा दी जा सकती है, कठोर सजा दी जाती है और अनुसूची 2 में अपेक्षाकृत इसके संबंध में कम सख्त प्रावधान है। और इसलिए ये कहा है, केरल का कहना है कि अगर वो वाइल्ड बोर्स पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, तो उसे वर्मिन घोषित किया जाना चाहिए और जो दूसरी उसकी प्रमुख डिमांड की जो बोनेट मैकॉक है और उसे अनुसूची 1 से अनुसूची 2 में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि उस पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके केरल सरकार। तो इस पर केंद्र सरकार का क्या जवाब है? इस पर केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि केरल की जो याचिका है, उसमें कई तरह की खामियां हैं और यही कारण है कि वो केरल की याचिका केंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खारिज कर दी है। मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों, कौन से अधिनियम के प्रावधानों? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों और मौजूदा परामर्शों के सख्त पालन पर बल दिया है। मंत्रालय का कहना क्या है? मंत्रालय का कहना यह है कि जो अनुसूची 1 है, उसमें सूचीबद्ध प्रजातियों के मामले में
शिकार की अनुमति केवल अपवाद स्वरूप ही दी जा सकती है। यानी केवल अपवाद की स्थिति में ही शिकार की अनुमति दी जा सकती है किसी भी जानवर की, केवल कुछ परिस्थितियों में जहां पर एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने के बाद यह आवश्यक हो जाए कि उस जानवर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे मारना जरूरी है। लेकिन वो निर्णय भी वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो ही ले सकता है, और उसे भी कुछ निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। किस निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का सेक्शन 11(1)(a) सब क्लोज ए क्या कहता है कि सबसे पहले जानवर को पकड़ा जाना चाहिए, फिर उसको ट्रैंक्विलाइज करना चाहिए दवा से, यानी बेहोश करना चाहिए, और फिर उसे ट्रांसलोकेट करना चाहिए किसी और स्थान पर, जो भी उसके लिए अपेक्षाकृत अन्य स्थान है जहां पर उसको किसी जंगल में ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, वहां पर उसको स्थानांतरित किया जाना चाहिए। और यही प्रयास प्रारंभ में किसी भी वन्य जीव को लेकर के अगर किसी तरह की परेशानी है तो यही प्रयास करने चाहिए। पहले उसे पकड़ा जाना चाहिए, फिर उसे बेहोश करना चाहिए, फिर उसे किसी अन्य स्थान पर ट्रांसलोकेट करना चाहिए जहां पर वो समस्या का कारण न बने। केवल अंतिम उपाय के रूप में हत्या की अनुमति दी जा सकती है, और वो भी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो ही इसकी अनुमति प्रदान कर सकता है। और उसके लिए भी इस प्रक्रिया का पालन करना बेहद आवश्यक है। उसको कारण बताना आवश्यक है कि उसने किस आधार पर किसी वन्य जीव को मारने के निर्देश दिए हैं। पहले ये सारे उपाय अपनाए जाने चाहिए। सेक्शन 11(1) का बी क्लोज क्या कहता है, सब क्लोज क्या कहता है कि इसका उपयोग क्षेत्र विशेष में संख्या नियंत्रण, यानी अगर कोई वन्य जीव है कि वो किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा है तो उसको क्षेत्र विशेष में उसकी संख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। और क्षेत्र विशेष में संख्या नियंत्रण स्थापित करना स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए भी उपयुक्त साधन होता है, क्योंकि अगर किसी वन्य जीव की संख्या बेहद ज्यादा बढ़ जाती है तो न केवल मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है बल्कि फसलों को नुकसान भी हो सकता है और दूसरी प्रजातियों की संख्या भी कम हो सकती है उस वन्य जीव के कारण। तो उसमें भी आपको एक महत्वपूर्ण उपाय अपनाने की आवश्यकता है, और वो उपाय क्या है? वो उपाय 11(1) के सब क्लोज ए के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। और क्षेत्र विशेष में अगर संख्या नियंत्रण करना है, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखना है, तो उसके लिए जो उपयुक्त प्रावधान है वो सेक्शन 11(1) के सब क्लोज बी में है। तो ये मंत्रालय ने सामान्य तौर से अपनी कुछ रूपरेखा सामने प्रस्तुत की है। साथ ही राज्य सरकारों के लिए मंत्रालय की कुछ सलाह भी है। मंत्रालय ने कहा है कि आधुनिक संचार तकनीकों की सहायता से परमिट जारी करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जा सकता है। मान लिया अगर कोई भी वन्य जीव है वो किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा है, मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है, मनुष्य का जीवन खतरे में है, तो किस प्रकार से उसको पकड़ने, उसे बेहोश करने और उसे दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट करने की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए तीव्र गति से आधुनिक संचार साधनों का प्रयोग करते हुए परमिट जारी करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाना चाहिए, ताकि हमारी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो सके और तीव्र गति से हम किसी जानवर को जो समस्या पैदा कर रहा है, वन्य जीव है, उसे दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जहां पर मानव वन्य जीव संघर्ष हो सकता हो, वन्य जीवों की वजह से फसलों को नुकसान हो सकता हो, या किसी अन्य प्रजाति की संख्या कम से कम किसी अन्य प्रजाति की संख्या पर किसी एक प्रजाति की वजह से नकारात्मक असर पड़ सकता हो। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए। साथ ही इन सभी कार्यों को करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय बेहद जरूरी है। तेज रेस्पॉन्स टीम बनाई जानी चाहिए ताकि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है तो वन्य जीव के बारे में त्वरित गति से निर्णय लिया जा सके, उसे ट्रांसलोकेट किया जा सके, और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, मानक संचालन प्रक्रिया है, उनका पालन किया जाना चाहिए। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि प्रदान करने की सिफारिश भी इसके अंतर्गत की गई है। अगर किसी भी प्रकार का मानव वन्य जीव संघर्ष होता है, उससे मनुष्यों को कोई नुकसान होता है, तो 24 घंटे के भीतर राहत राशि भी प्रदान की जानी चाहिए। ये सारी सलाह केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को इन सलाह का पालन करना चाहिए। इस निर्णय के किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं? ये जो संवाद हुआ है या केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है या केंद्र सरकार ने जो कहा है, उसके प्रभाव क्या है? इस निर्णय से ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ढील देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फैसला है ये संवेदनशील प्रजातियों की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी भी
जानवर को जो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, उसकी अनुसूची बदल करके उसे अनुसूची 2 में कर दिया जाए, तो उस क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त वन्य जीव की संख्या को बनाए रखना मुश्किल भी हो सकता है, जो केंद्र सरकार सही नहीं मानती और इसलिए वो ये चाहती है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियों में अभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए। इससे राज्यों को वैकल्पिक, वैज्ञानिक और मानवीय उपायों को अपनाने की दिशा में प्रेरणा भी मिलेगी। यानी अगर राज्य इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो वो इसका एक वैकल्पिक समाधान ढूंढने का प्रयास करें, जो कि वैज्ञानिक हो और एक मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति को कम से कम करते हो, मानवीय उपायों पर आधारित हो। इससे हमें यही पता चलता है, ये जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। अब एक और सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय है नार्को टेस्ट पर, और जो कहता है कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट नहीं किए जाने चाहिए या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का 11 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि बिना सहमति के, बिना कंसेंट के नार्को एनालिसिस टेस्ट पूरी तरह से अवैध है, पूरी तरह से असंवैधानिक है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का उल्लंघन भी करते हैं। उन अनुच्छेदों के बारे में भी हम जानेंगे, 20, 3 और 21 का किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय को निरस्त करता है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के आग्रह पर सभी आरोपियों और गवाहों पर नार्को टेस्ट की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि बिना इच्छा के किए गए परीक्षण का परिणाम किसी भी आपराधिक या अन्य कार्रवाई के साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार से उसने इसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं नार्को टेस्ट की, कि उसका अगर नार्को टेस्ट होता है तो उसके माध्यम से जो भी चीजें आती हैं उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, एडमिसिबल नहीं है वो साक्ष्य के रूप में। तो नार्को एनालिसिस परीक्षण और संवैधानिक अधिकार का मुद्दा किस प्रकार से हमारे सामने आता है, बिना सहमति कराए गए टेस्ट अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत स्वयं को दोषी ठहराने की संरक्षण का उल्लंघन करते हैं। आप जानते हैं कि आत्मदोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्रदान किया गया है, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 20(3) के माध्यम से किया गया है। यानी व्यक्ति को आत्मदोषी ठहराने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता, ये सीधे तौर पर आर्टिकल 20(3) में ये बात कही गई है। और इसलिए अगर आप किसी टेस्ट के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति खुद को ही दोषी ठहरा रहा है, तो वो वस्तुतः उसके मौलिक अधिकार का एक उल्लंघन हो जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत जो निजी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, उसके अंतर्गत भी ये पूरा मुद्दा नार्को टेस्ट जो है वो उसका उल्लंघन कर देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन को किसी भी प्रकार से विधि की प्रक्रिया के माध्यम से ही इस पर निर्बंध लगाए जा सकते हैं, ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है। और अगर आप निजी स्वतंत्रता के अधिकार का नार्को एनालिसिस परीक्षण के माध्यम से उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसे नहीं किया जा सकता है। ऐसे परीक्षणों को मजबूरी में करवाना किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं है, लीगल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात दोहराई है कि बिना स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी, बिना स्वैच्छिक और सूचित सहमति के कोई भी नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। इस तरह के टेस्ट की रिपोर्ट या उससे प्राप्त जानकारी साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है। ऐसे परीक्षण केवल व्यक्ति की स्वेच्छा से करवाए जा सकते हैं, और वो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही उसकी सहमति ली जानी चाहिए, और पूर्ण सुरक्षा उपायों के तहत ही ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं। नार्को टेस्ट करवाना कोई अपरिहार्य अधिकार, इंडिफिजिबल राइट नहीं है, अपरिहार्य अधिकार नहीं है आपका, और इसलिए इस पर उचित निर्बंधन आवश्यक है। इस संदर्भ में वर्ष 2010 का एक महत्वपूर्ण मामले का संदर्भ उचित हो जाता है, और वो संदर्भ क्या है, वो मामला क्या है, वर्ष 2010 का सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य का मामला है। ऐतिहासिक फैसला है, और उस फैसले में सीधे तौर पर कहा गया था कि नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट को बिना स्वैच्छिक सहमति के कराना पूरी तरह से असंवैधानिक है। और इसी मुद्दे को, इसी फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है। सेल्वी फैसले में बताए गए सुरक्षा मानकों को फिर से लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है। तो वे मानक कौन से थे जो सेल्वी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखे थे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेस्ट से पहले व्यक्ति को कानूनी, यानी कोई टेस्ट अगर उस पर हो रहा है, कोई नार्को एनालिसिस टेस्ट हो रहा है, तो उसके
व्यक्ति को कानूनी, मानसिक और शारीरिक प्रभावों की जानकारी दी जानी चाहिए। कानूनी सलाहकार तक पहुंच भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये जो सहमति उसकी ली जाएगी वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ही दर्ज की जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित ये पूरी सहमति होनी चाहिए और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पॉलीग्राफ टेस्ट हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों को नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर भी लागू किया जाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था। तो अब इसका लबुलवाब क्या है? इसमें आगे की राह क्या हो सकती है? इसमें आगे की राह यही है कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि स्वैच्छिक रूप से और सभी कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ ही टेस्ट संभव है, परंतु ये अपने आप में अधिकार नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लिया अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने के लिए टेस्ट करवाना चाहे, तो उसके भी अधिकार के रूप में इसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। अपने आप में ये अधिकार नहीं है जिसे कोई भी जब चाहे मांग सके। न्यायिक स्वीकृति जो है इसके बारे में ये टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट और सुरक्षा उपायों के आधार पर ही दी जा सकती है। ये निर्णय मानवाधिकारों की रक्षा और आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक-एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए निर्णय में संपत्ति पर कानूनी स्वामित्व साबित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अनिवार्य बताया? ऑप्शन ए है संपत्ति का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है विस्तृत दस्तावेज और कानूनी वैधता, ऑप्शन सी है मकान का नक्शा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, केरल सरकार द्वारा हाल ही में किस प्रजाति को अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था? ऑप्शन ए है भारतीय शेर, ऑप्शन बी है बोनेट मकाक, ऑप्शन सी है बाघ और ऑप्शन डी है सियार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय के अनुसार नार्को एनालिसिस टेस्ट बिना सहमति कराने से संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, 3 और 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।